हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों कल आप लोग हिंदी का एग्जाम है, इसको लेकर दोस्तों मैं टॉप 14 क्वेश्चन लेकर आया था और पहला जो सेट था इसमें मैं 7 क्वेश्चन सब्जेक्टिव देखा था। जो आप लोग का जितना सारा इसमें देख रहा हूं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। आप लोगों को पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं और सोशल साइंस के भी सब्जेक्टिव में पूछे गए थे, तो हिंदी में भी पूछने की प्रबल संभावना है। इसको देखिएगा जितने सारे क्वेश्चन है। और दोस्तों देखिए, हिंदी ऐसा है कि आप सुनोगे तो समझ जाओगे, रटना नहीं है। तो बस क्वेश्चंस को देखिए और समझ जाइए। जो इसमें 7 क्वेश्चन बताने वाला हूं और इससे पहले वाला वीडियो में दोस्तों मैं 7 क्वेश्चन बता चुका हूं, उसको अभी तक नहीं देखे हैं जाकर जल्दी से देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर वीडियो सेक्शन में भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा। एक एक करके वीडियो सारे अपलोड हो रहे हैं, बस देखिए दोस्तों और एग्जाम में उसका लाभ उठाइए ताकि एग्जाम में अगर पूछे कोई भी सवाल तो उससे छूटे नहीं। मेहनत कीजिए आज ताकि एग्जाम आपका कल अच्छा जाए। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। और जो कल हिंदी का पेपर दोस्तों उसमें व्याकरण तो लगभग बता चुका हूं, सिर्फ 1-2 बचा वो भी बता दूंगा। और क्वेश्चन दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप पहले 1-2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं और ये कर रहा हूं, उसके बाद और 1-2 हो जाएगा, तो लगभग कंप्लीट आप लोगों का हो ही जाएगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर जितने सारे विद्यार्थी पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए और एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से करने के लिए। तो दोस्तों 7 नंबर सवाल तक पहले वीडियो में देख चुके थे। चलिए हम लोग 8 नंबर सवाल से देखते हैं क्या है सवाल और इसका आंसर क्या होगा। बस समझ जाइए ताकि एग्जाम में कोई भी इससे संबंधित सवाल पूछे तो छूटे नहीं। देखिए क्या है सवाल 8 नंबर की, सरकारी तंत्र, ठीक है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी, यहाँ पर बदहवासी होगा, दिखाई देती है वो उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। मतलब जिस प्रकार से जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर सभी चिंतित थे वो उनकी किस प्रकार की बदहवासी को दिखाता है, किस प्रकार की उनकी मानसिकता को दिखाता है, वो यहाँ पर बताना है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता और बदहवासी दिखाई देती है उससे उनकी गुलाम मानसिकता का बोध होता है। मतलब समझ रहे हो कि अभी भी गुलाम, अंग्रेज तो चले गए बट अभी भी गुलाम मानसिकता है कि भाई अंग्रेज से कोई आ रहा है। अब सुनिए, अब सोचिए रानी एलिजाबेथ जो आ रही थी, अब उसको उतना खुश करने की जरूरत क्या था? जो भारत पर राज किया इतना साल, उनको खुश करने की इतना जरूरत, उतना तो इज्जत भी उनको नहीं देना चाहिए था। और जबकि सोचिए जॉर्ज पंचम जो एक मतलब वो भी इंग्लैंड के ही थे, ठीक है, पहले भारत पर राज करते थे, उसकी नाक लगाने को लेकर इतनी चिंतित, ठीक है। क्या देखिए, इससे पता चलता है कि वे आज़ाद होकर भी अंग्रेजों के गुलाम हैं। उन्हें अपने उस अतिथि की नाक बहुत मूल्यवान प्रतीत होती है। उनकी अतिथि की नाक मतलब जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति जो बनी हुई थी भारत में, उसकी नाक की चिंता थी जिसने भारत को गुलाम बनाया और अपमानित किया। वे नहीं चाहते कि वे जॉर्ज पंचम जैसे लोगों के कारनामों को उजागर करके अपनी नाराजगी प्रकट करें। और ये नहीं चाहते थे कि चलो हाँ रानी एलिजाबेथ आ रही है तो हम उनके सामने नाराजगी प्रकट करेंगे कि आप लोगों ने हमारे देश पर राज किया और उसके सामने विरोध धरना प्रदर्शन करेंगे, वो नहीं, बल्कि उनको खुश करने के लिए जॉर्ज पंचम की कटी हुई नाक नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर एक नाक लगा दिया गया दोस्तों। और वो भी सुनिए, एक जिंदा आदमी का नाक काट कर वहाँ लगा दिया गया। किस प्रकार वे उन्हें अब भी सम्मान देकर अपनी गुलामी पर मोहर लगाए रखना चाहते हैं। और जिस प्रकार रानी एलिजाबेथ जो आ रही थी उन्हें अब भी सम्मान देकर अपनी जो गुलामी थी वे उस पर मोहर लगाकर रखना चाहते थे कि हाँ अभी हम गुलाम हैं। इस पाठ में अतिथि देवो भव की परंपरा पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। लेखक कहना चाहते कि अतिथि का सम्मान करना ठीक है, रानी एलिजाबेथ जो आ रही थी विदेश से हमारे देश, उनका सम्मान ठीक था, किंतु वो अपने सम्मान की कीमत पर नहीं होना चाहिए। और सोचिए, उनका सम्मान करना ठीक, किसी का सम्मान कीजिए, बेहद कीजिए, बट अगर आपका वहां पर अपमान हो रहा है तो बिल्कुल किसी का सम्मान करना नहीं चाहिए, ठीक है। आपको अगर झुककर किसी का सम्मान करना पड़ रहा है जहां पर आप नीचे हो रहे हैं तो बिल्कुल नहीं। और यही बात यहां पर हो रही थी, जिस अंग्रेजों ने हमारे देश पर गुलाम किया और उन्हीं एक अंग्रेज जॉर्ज पंचम जिनकी मूर्ति लगी हुई थी, उनका नाक कोई मतलब किसी को शायद आया होगा गुस्सा कि हाँ हमारे देश पर राज किया, काट दिया, उसका नाक तोड़ दिया। अब वो नाक लगाने को लेकर दोस्तों मतलब इधर पूरा अफरा तफरी मच गया पूरा दिल्ली में, इधर साफ सफाई होने लगा, ये होने लगा, नाक को लगाने कर करोड़ों खर्च कर दिया, सरकारी फाइलें पलट दी। लास्ट में जब कुछ नहीं मिला दोस्तों तो एक जिंदा आदमी का नाक काट कर वहां लाकर लगा दिया गया। तो ये है दोस्तों सच्चाई, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार का मानसिकता दिखाता है कि हाँ अब भी हम गुलाम मानसिकता के हैं, अब भी हम अंग्रेजों की गुलामी करते हैं, उनके तलवे चाटते हैं। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं है, ये बहुत पहले की कहानी है। अगला सवाल है दोस्तों कि वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका होगा, ठीक है, लेखिका होगा एक साथ, लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और नहीं अपने कानों पर। तो देखिए कौन सी घटना थी। जब पहली बार लेखिका कॉलेज से उनके पिता के पास शिकायत आई, जब पहली बार लेखिका के कॉलेज से उनके पिता के पास शिकायत आई तो लेखिका बहुत डरी हुई थी, क्योंकि कॉलेज के प्रिंसिपल ने अब बताया कि मन्नू के एक इशारे पर लड़कियां बाहर आ जाती है और नारे लगाते हुए प्रदर्शन करने लगती है। मतलब होता नहीं कि कोई नेता टाइप का एक इशारा लगा सब कोई बाहर आ गया और प्रदर्शन करने लग गया। तो पिताजी ने कहा कि यह तो देश की मांग है और इसमें गर्व की बात है, ठीक है, मतलब गर्व की बात कहे थे।
लेखिका के अनुमान थी कि पिताजी गुस्सा करेंगे पर उनका बुरा हाल करेंगे, लेकिन ठीक उसका उलट उनके पिता ने उन्हें शाबाशी दी। यह सुनकर लेखिका को अपनी आंखों पर विश्वास हुआ, नहीं अपने कानों पर। बिल्कुल दोस्तों, मतलब मान लीजिए आप लोग किसी चीज़ की आशा करते हो, आप मान लो आप लोग कुछ काम ऐसा करके आते हो जो आपको पिताजी को पसंद नहीं है, और घर आकर आपको डांट सुनना है, पर आप जब घर आते हो तो आपको डांट नहीं बल्कि प्यार मिलता है, नाम मिलता है, सम्मान मिलता है, तो कैसे विश्वास होगा आपको आंखों पर कानों पर। तो यही चीज़ यहाँ पर हुआ। जब मेरे कॉलेज से यहाँ पर शिकायत आया तो उनको लगा कि पिताजी डांटेंगे, पर डांटा नहीं है, उल्टा उनका यहाँ पर और शाबाशी दी उनको। काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे? तो काशी से बहुत सी परंपराएं लुप्त हो गई है। संगीत, साहित्य और अदब की परंपराओं में धीरे धीरे कमी आ रही है। मतलब बहुत सारी परंपराएं काशी से लुप्त हो चुकी है। संगीत की, साहित्य और अदब की परंपराओं में धीरे धीरे कमी आ रही है। अब काशी से धर्म की प्रतिष्ठा भी लुप्त होती जा रही है। अब काशी से क्या, धर्म की जो प्रतिष्ठा है दोस्तों, वो भी धीरे धीरे खत्म होती जाती है, समाप्त होती जा रही है। वहाँ हिंदू और मुसलमानों में अब पहले जैसा भाईचारा नहीं रहा। जिस प्रकार काशी में दोस्तों पहले हिंदू और मुसलमान में भाईचारा था, वो अब पहले जैसा नहीं रहा। अब वो एक दूसरे के विरोधी होते जा रहे हैं। पहले काशी खान पान की चीज़ों के लिए विख्यात हुआ करता था। पहले काशी क्या, खान पान की चीज़ों के लिए विख्यात हुआ करता था, परंतु अब उनमें परिवर्तन आ रहा है। काशी की इन सभी लुप्त होती परंपराओं के कारण बिस्मिल्लाह खान दुखी थे। तो ये सब था दोस्तों कि पहले जैसे था काशी, वो अब नहीं रहा। अब हिंदू मुसलमान दंगे होने लगे थे, हिंदू मुसलमान में विरोध होने लगे थे। वहाँ पर पहले जैसा वहाँ पर भाईचारा नहीं था। वहाँ पर बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो रही थी, ठीक है, धर्म की प्रतिष्ठा लुप्त हो रही थी। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें बिस्मिल्लाह खां को व्यथित कर रहा था और ख़राब लग रहा था बिस्मिल्लाह खां को। अगला सवाल है कि बिस्मिल्लाह खां मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक थे, कैसे? तो देखिए, बिस्मिल्लाह खां मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक थे। उनका धर्म मुस्लिम था, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां तो नाम से पता चल रहा है आपको, धर्म से मुस्लिम था। मुस्लिम धर्म के प्रति उनकी सच्ची आस्था थी, परंतु ये हिंदू धर्म का भी सम्मान करते थे। मुहर्रम के महीने में 8वीं तारीख के दिन खान साहब खड़े होकर शहनाई बजाते थे। वह दालमंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नोहा बजाते थे। ये रोते हुए, यहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा कि रोते हुए होगा कुछ, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बोलिएगा। किलोमीटर की दूरी तक पैदल जाते हुए शायद होगा, ठीक है, रोते हुए नहीं होगा, शायद मिसप्रिंट हुआ होगा। नोहा बजाते थे। इसी तरह उनकी श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है, समझ रहे हो। मतलब वो काशी विश्वनाथ जी के लिए भी वहाँ पर क्या बजाते थे, नोहा बजाते थे। नोहा होगा शायद कुछ बजाने वाला, दोस्तों हमको नहीं पता, लेकिन नोहा कुछ होता होगा। आपको अगर आता है नोहा क्या, कमेंट में जरूर बोलिएगा। वे जब भी काशी से बाहर रहते थे तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते और उसी ओर शहनाई बजाते थे। समझ रहे हो कि मतलब एक मुस्लिम होकर भी किस प्रकार उनको हिंदू धर्म से प्रेम था, मुस्लिम धर्म से प्रेम था, मतलब उसमें कोई भेदभाव ही नहीं था उनको, ठीक है। और इसीलिए दोस्तों उन कहा गया कि मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक थे। मतलब वो हिंदू धर्म को भी मानते थे, मुस्लिम धर्म को भी मानते थे। तो मतलब क्या मेन बात, बिस्मिल्लाह खान जो थे मुस्लिम थे, बट धर्म दोनों को मानते थे, इसलिए उन्हें मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक कहा जाता था, ठीक है। इसी प्रकार प्यार होना चाहिए सभी में। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे? लिखिए। तो देखिए, फादर बुल्के अपनी वेशभूषा और संकल्प से सन्यासी थे, परंतु ये मन से सन्यासी नहीं थे। वो अपनी वेशभूषा और संकल्प से तो सन्यासी थे, बट मन से वे सन्यासी नहीं थे। वे विशेष संबंध बनाकर नहीं रखते, परंतु फादर बुल्के जिससे रिश्ता बना लेते थे उसे कभी नहीं तोड़ते थे। वर्षों बाद मिलने पर भी उनसे अपनत्व की महक अनुभव की जा सकती थी। मतलब एक बार जिसको अपना मान लिया, जैसे पहले वाला मतलब वीडियो मैंने कहा था इसके बारे में, कि जिससे एक बार प्यार कर लिया फिर उसे रिश्ता वो तोड़ते नहीं थे, सभी को अपने प्यार से अभिभूत कर देते थे, सभी को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। जब वे दिल्ली जाते तो अपने जानने वाले को अवश्य मिलकर आते थे। ऐसा कोई सन्यासी नहीं करता, इसलिए वे परंपरागत सन्यासी की छवि से अलग प्रतीत होते थे। समझ गए? मतलब ऐसा कोई सन्यासी थोड़ी करेगा। तो ये चीज़ मतलब जो भी उनको जानते थे, उनसे मिलते, वो उनको प्यार करते, सभी मतलब अजीब ही उनके प्रति उनका अंदर में अट्रैक्शन था। सभी से प्यार करते थे, सभी को अपना मानते थे, सभी को मतलब कुछ ऐसी बातें बोलते कि सभी को अच्छा लगता था, ठीक है। तो अगला देखिए, लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा, लिखिए। तो देखिए, लेखिका, और ये दोस्तों मॉडल पेपर में भी ये सवाल था। लेखिका के व्यक्तित्व पर उनके माता पिता का प्रभाव पड़ा। माँ से उन्होंने सहनशीलता सीखी और पिता से जिद। क्या? माँ से क्या सीखी? सहनशीलता सीखी। और पिता से क्या सीखी? जिद सीखी। अपने पिता से ही उन्होंने इस बात के लिए प्रोत्साहन मिला था कि रसोई की चार दीवार से निकलकर बाहर की दुनिया के बारे में पता किया जाए। और ये किससे उनको मोटिवेशन मिला था, किससे उनको ये जानकारी मिला था कि चार दीवार से निकलकर आगे की बाहर की दुनिया के बारे में पता किया जाए? उनको ये उनके पिताजी से ही प्रोत्साहन मिला था। समझ गए? तो अगला सवाल और लास्ट सवाल है दोस्तों कि सुशीर वाद्य से क्या अभिप्राय है? शहनाई को सुशीर वाद्य में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी? महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों एग्जाम के लिए, ध्यान से सुन लीजिए कि फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य को सुशीर वाद्य कहते हैं। किस तरह से? फूंक कर अगर कोई किसी मतलब शहनाई को बजाया जा रहा है तो उसको सुशीर वाद्य बोला जाता है।
ठीक है। और आगे देखिए क्या बोला है कि शहनाई एक अत्यंत मधुर स्वर उत्पन्न करने वाला वाद्य है। फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों में कोई भी वाद्य ऐसा नहीं है जिसके स्वर में इतनी मधुरता। फूंक कर दोस्तों कोई भी बजाए जाने जो यहाँ पर है वाद्य, किसी में भी इतनी मधुरता नहीं है। शहनाई में समस्त राग रागनियों और आकर्षक सुरों में बांधा जा सकता है। शहनाई में क्या होता है, समस्त राग रागनियों और आकर्षक सुरों में बांधा जा सकता है, इसलिए शहनाई की तुलना में अन्य कोई सुर वाद्य नहीं टिकता। और चलिए यहीं तक याद कर लीजिए, नहीं टिकता, समझ गए। देखिए यहाँ पर ये सवाल क्या था कि सुशील वाद्य से क्या अभिप्राय है। शहनाई को सुशील वाद्य में शाह की उपाधि क्यों दी गई। शाह की उपाधि इसलिए दी गई क्योंकि उसके जैसा कोई दुनिया में मार्केट में है ही नहीं। वो जितना अच्छा बजा सकता था वो से कोई नहीं बजा सकता था। सुशील वाद्य बहुत अच्छा बजता था इसलिए दोस्तों, ठीक है। और उसके जैसा वाद्य नहीं है, तो यही था दोस्तों आपका आंसर। सुशील वाद्य मतलब क्या होता है, शहनाई का अत्यंत मधुर स्वर उत्पन्न करने वाला एक वाद्य यंत्र है सुशील वाद्य। तो ठीक है, ये दोस्तों आप लोग का टोटल 14 क्वेश्चन समाप्त होता है। इसके बाद और वीडियोस आएगा आप लोग का, अभी कल तक, मतलब जब तक एग्जाम नहीं होता उससे पहले तक सभी को देखिए और इससे फायदा लीजिए। देखिए यहाँ पर आप सिलेक्टेड क्वेश्चन, अब आप कहाँ कहाँ ढूंढोगे जाके क्वेश्चन, तो सारा एनसीईआरटी मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग प्रीवियस ईयर लगभग ये सालों में पूछे गए 10 साल में, उनमें से मैं क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाया हूँ जो आप लोग का सिलेबस में वो, तो उसको देखना तो बहुत जरूरी है क्योंकि इससे सवाल आप लोग को बहुत ज्यादा रहेंगे एग्जाम में। ठीक है, चलो, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू, अभी के लिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।